अपन पढ़ रहे थे प्रकाशिक समाव्यवस्था, है ना। तो एक बार सुन ले आए, जो तेरे आगे समझने में दिक्कत ना आए। मैंने कहा था वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे प्रकाशिक समाव्यय। क्लियर। जैसे दो कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं तुम्हें, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को ढकते नहीं है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक समावयव होंगे। और जो प्रकाशिक समावयव होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है घड़ी की सुई की दिशा में, उसको बोलते हैं स्मॉल डी या प्लस समावयव। और जो प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वो कहलाता है स्मॉल एल या माइनस समावयव। यहाँ तक कोई कार्बनिक यौगिक है और वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उस कार्बनिक यौगिक को हम प्रकाशिक सक्रिय कहेंगे। कोई कार्बनिक यौगिक है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, तो उस कार्बनिक यौगिक को हम कहेंगे प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक, और यह गुण कहलाता है प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, या लाइन ढंग से सुन लेना, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में सममिति का तत्व उपस्थित है तो वह कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है, घुमाता नहीं है, वो कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। भाई प्रकाशिक सक्रिय तो वह कार्बनिक यौगिक होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। अगर कोई कार्बनिक यौगिक में सममिति का तत्व आ गया तो वो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाएगा, वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, ध्रुवण घूर्णक नहीं होगा। क्लियर। फिर सममिति के तत्व की बात चल रही थी। तीन तरह के तत्व हैं सममिति के। एक तो है सममित तल। सममित तल वह तल होता है जो कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो समान भागों में विभक्त कर देता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मैंने लास्ट में आपको मीजो टार्टरिक अम्ल का उदाहरण दिया, उसमें सममित तल था। वह तल मीजो टार्टरिक अम्ल को ऐसे दो समान भागों में विभक्त कर रहा था जो एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो तुम समझ गए मेरी बात है। कोई भी कार्बनिक यौगिक में अगर सममित तल है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा नहीं। क्लियर। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ चुके हैं, दूसरा डालो सममित अक्ष। सममित अक्ष, सममित अक्ष। देखो इधर समझ लो पहले, सममित अक्ष देखो सामने, बिना बोले केवल पढ़ने पर ध्यान देना है ना। सामने ध्यान। सममित अक्ष वह अक्ष होती है, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसमें बीच में O है, ईथर समझ ले है ना, CH3 मान ले या C2H5 मान ले, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इस कार्बनिक यौगिक में इस O से एक अक्ष गुजर रही है, अक्ष मतलब रेखा, है ना। इस अक्ष के सापेक्ष अगर इस कार्बनिक यौगिक को मैं 180 डिग्री के कोण पर घुमा दूं, या अक्ष के सापेक्ष कितने डिग्री कोण पर घुमा दूं, 180, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, बन जाएगा। अच्छा, जो ये विन्यास बना है ये इस मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं? अगर दर्पण प्रतिबिंब है ना, ऐसे अगर इसको वापस 180 डिग्री के कोण पर घुमा दें तो वापस ये बन जाएगा। तो अब ये जो अक्ष है, चाहे इसको, ये है सममित अक्ष। सममित अक्ष वह अक्ष होती है जिसके सापेक्ष किसी कार्बनिक यौगिक को
सममित अक्ष परिभाषा सुनना, पेपर में आ गया। सममित अक्ष वह अक्ष होती है जिसके सापेक्ष कार्बनिक यौगिक को 360 डिग्री से कम के कोण पर घुमाने पर, 360 डिग्री से कम के कोण पर घुमाने पर निर्मित नया विन्यास मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब होता है। बड़ी परिभाषा है, समझने की कोशिश करो। वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी कार्बनिक यौगिक को 360 डिग्री से कम के कोण पर घुमाने से यदि निर्मित नया विन्यास मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब है तो वह अक्ष क्या कहलाएगी? सममित। सही है। तो ये सममित अक्ष ईथरों में होगी, है ना। ईथरों में सममित अक्ष होगी। किसी भी ईथर को आप 180 डिग्री कोण पर घुमाओगे तो निर्मित नया विन्यास मूल विन्यास का क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। तो परिभाषा याद रखो, बाकी भी कोई काम आवे ना, परिभाषा आ सके तुम्हारा कार्य। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं आएगा। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, वह अक्ष जिसके सापेक्ष कार्बनिक यौगिक को 360 डिग्री से कम के कोण पर घूर्णित करने से निर्मित नया विन्यास मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब होता है। सही है का? परिभाषा देखो, देखो वह अक्ष जिसके सापेक्ष कार्बनिक यौगिक को 360 डिग्री से कम के कोण पर 360 डिग्री से कम के कोण पर घूर्णित करने से निर्मित नया विन्यास मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब होता है, कौमा सममित अक्ष कहलाती है। ये सममित अक्ष H2 में भी हो सकती है, H2 में भी हो सकती है ना। निर्मित नया विन्यास 180 डिग्री पर मूल विन्यास का क्या बन जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब है। एथिल अल्कोहल में भी हो सकती है। हाँ हो भले, दिक्कत आ रही बात तो फर्क ना है, दोनों एक समान है, अलग अलग है, बाकी का फर्क पड़ता है। 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर जो नया विन्यास बनेगा वो मूल विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देख लो मैथिल अल्कोहल घुमा दिया, निर्मित नया विन्यास इसका क्या बन जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। तो अल्कोहल में, ईथर में, जल में, इन सब में होती है। तो ये कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं, सिंपल भाषा में कहूँ तो ये समतल ध्रुवित एथिल अल्कोहल वगैरह ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं, ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, तो हो सकती है। तो इतना मत लिखो, केवल इस एग्जाम पर लिख लो, कोई काम नहीं आती, इसको बना लो। तुम्हारा केवल सममित तल काम आएगा। इनकी जो डेफिनेशन याद रखें, पेपर में आ जाए 1 नंबर में डेफिनेशन, सममित अक्ष क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और तीसरा हमें पढ़ना है सममित बिंदु। नंबर 3 पढ़ोगे सममित बिंदु। मैंने कहा था सममिति के तत्व कितने हैं? 3 हैं।
और तीसरा पढ़ोगे सम्मित बिंदु। इधर देखो यार भी समझो, सम्मित बिंदु क्या होता है। देखो यार बेंजीन का एग्जाम्पल से समझो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन नहीं मैं बना रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं बना रहा। सही है, बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, 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 ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, इसमें एक बिंदु ऐसा है, ये बिंदु बीच में बना देता हूँ, ठीक है। इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष विपरीत उपस्थित, ये विपरीत हो गए इसके, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए और ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, है ना। तो यह बिंदु है, इसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भाग, यहाँ भी तो CH2 और यहाँ भी CH2 है, तो दूरी समान है ना। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, सम्मित बिंदु। एक साथ बोलता हूँ तो समझ में आएगा। इस कार्बनिक अणु में उपस्थित वह बिंदु जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो। विपरीत उपस्थित, ये दोनों विपरीत है, समान भाग है और इनकी दूरी समान है। दूरी समान ही तो है यार, ऐसे इनकी दूरी समान आएगी, विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान है, ऐसे इनकी दूरी भी समान आएगी। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु हो जाएगा, सम्मित बिंदु। जिन कार्बनिक यौगिकों में सम्मित बिंदु होगा वो भी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं। सम्मित बिंदु क्या है, वह बिंदु है जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो। और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर चलो H, यहाँ कर देता हूँ CH3 और यहाँ पर H। ये एक एल्कीन है ना। इसमें भी है कौन, सम्मित बिंदु, बीच में। यह बिंदु के सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भाग, देखिएगा ये विपरीत है, एक दूसरे के समान है और दूरी भी समान ही तो है। ऐसे देख लो आगे, विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान नारी का। तो ये बिंदु यहाँ में कौन सा बिंदु बन गया, सम्मित बिंदु। आप समझ लो। और एग्जाम्पल एस बनाया मैंने, एस आपका मैंने कोई कारण नहीं, सिंपल एस से समझा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ में यहाँ पर है सम्मित बिंदु, विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी एक समान आएगी। तब आप देखते भी ले लो, हाँ दूरी कम ज्यादा हो सकता है पर विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी कैसे चलेगी, एक समान भाग। सही है ना। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, सम्मित बिंदु। डेफिनेशन याद रखें, ये डेफिनेशन ही काम आएगी। कार्ब सुन लो पहले, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह बिंदु जिसके सापेक्ष, ठीक है, जिसके सापेक्ष विपरीत, जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह बिंदु जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी क्या हो, समान। क्या कहलाएगा, सम्मित बिंदु। विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान होना, वह बिंदु का बोलेंगे हम सम्मित बिंदु। याद करने की कोशिश करेगा, लिख लो तो डाला नंबर 3, सम्मित बिंदु। सम्मित बिंदु लिखो इसमें, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह बिंदु, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह बिंदु कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह बिंदु जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित, जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित
समान भागों की दूरी समान हो, जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो, कौमा सममित बिंदु कहलाता है। 3 एग्जाम्पल बना लो। सममित बिंदु कहलाता है, ठीक है, तीनों बना लो, साइक्लोहेक्सेन भी और ये एल्कीन भी और ये एस भी बना लेना। तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो, ठीक है, याद होगी परिभाषा। वह बिंदु जिसके सापेक्ष विपरीत उपस्थित समान भागों की दूरी समान हो, क्या कहलाता है? सममित बिंदु। अच्छा, तो ये सममिति के तत्व पढ़े अपन ने। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ढंग से सुनना आगे, क्योंकि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो आगे काम आएगी। ये एक तुमने सुना होगा कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिससे 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हों। ठीक है, जैसे कोई कार्बन है या इससे 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, W, X, Y और Z। या कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं ना, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कीरेल कार्बन। वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह भिन्न भिन्न हो, सही है, वह कार्बन क्या कहलाएगा? कीरेल कार्बन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ये बन रहा था, यहाँ CH3 था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ H था। ये कार्बन कीरेल है क्या? नहीं है। वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हैं, या तो 4 समूह ना जुड़ रहे, 3 ही जुड़ रहे हैं, एक H, एक CH3 और एक नीचे है ना। कीरेल कार्बन में ऐसे कह सकता हूं कि 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होगा। कीरेल कार्बन का संकरण sp3 होगा, sp2 नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। तो वह कार्बन जिससे जुड़े 4 समूह, अगर कोई कार्बन से 4 समूह जुड़ गए तो आपको संकरण sp3 हो जाएगा। समझ रहा है? तो वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह क्या हो, अलग अलग, उसे बोलते हैं हम कीरेल कार्बन। ये तो बात क्लियर हो गई होगी। कीरेल कार्बन पर स्टार लगा देते हैं जिससे उसकी पहचान हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा कार्बन भी कभी बनाया कीरेल कार्बन, देखो मैंने बनाया CH3, CH, OH, CH, OH, ठीक है, और नीचे बना दिया मैंने चलो CH3। इसमें 4 कार्बन है, आपको दिख रहे होंगे 4 कार्बन है या नहीं है इसमें। अब कीरेल कार्बन कितने हैं इसमें? 2। क्योंकि देखो इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं क्या? इस कार्बन से 3 H जुड़ रहे हैं, 4 अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, या कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, एक H, एक OH, एक CH3 और एक ये पूरा। ऐसे ये कार्बन भी कीरेल है। तो इस कार्बन से भी 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, नीचे CH3 है, इधर H, इधर OH है, इधर ये बड़ा सा समूह है। तो इसमें कीरेल कार्बन कितने आएंगे? 2। ये कार्बन भी कीरेल नहीं है। तो आपको पहले मैंने तो ये समझाया कि कीरेल कार्बन क्या होता है। वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह क्या होते हैं? अलग अलग। चलिए, अच्छा, यदि किसी कार्बन के अणु में एक कीरेल कार्बन है, जैसे ये वाला, तो उसमें कोई भी सममिति का तत्व नहीं होता है, ना उसमें सममित तल होता है, ना उसमें सममित अक्ष होता है,
ना उसमें कोई सममित बिंदु होता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कीरियल कार्बन है, मात्र एक, तो उस कार्बनिक यौगिक में कोई सममिति का तत्व नहीं होता है। वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। अरे यार, जिसमें एक कीरियल कार्बन है, हम कोई सममिति का तत्व है ही ना है, और सममिति का तत्व है ना है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा, वो कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो कीरियल कार्बन है, दो कीरियल कार्बन है और सममिति का तत्व इसमें है ये, तो सम्मित तल दिख रहा हो? यह तल इसको ऐसे दो समान भागों में बांट देगा जो एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण करेंगे। तो तू पहली बात बता मोरी, इस प्रकार से सक्रिय है का? ना है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश का तल घुमाए को का? ना घुमाए। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो कीरियल कार्बन है और सम्मित तल नहीं है, सम्मित तल नहीं, तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, क्योंकि दो कीरियल कार्बन होने पर सम्मित तल हो सकता है। अगर मैं यहाँ CH3 की जगह COOH बना दूं तो अब सम्मित तल इसमें नहीं है। इसमें दो कीरियल कार्बन है और सम्मित तल भी नहीं है, ये अब प्रकाशिक सक्रिय है। तो मैंने दो ही बात बोली, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कीरियल कार्बन है तो दो प्रकाशिक सक्रिय है, वो तो होगा ही, और दो कीरियल कार्बन है तो उसमें सम्मित तल नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा? प्रकाशिक सक्रिय। ये तुमको दो से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो तक याद रखो। एक कीरियल कार्बन है कोई कार्बनिक यौगिक में, टेंशन लेने की जरूरत ही ना है, वो समतल ध्रुव प्रकाश के तले घुमाएगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। दो कीरियल कार्बन है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? जैसे बीजो टार्ट्रिक अम्ल का भी एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें सम्मित तल था। दो कीरियल कार्बन है और सम्मित तल नहीं है तो वह कार्बनिक यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो दो बार स्टार लगा के नीचे नोट करें। पहले तो यहाँ कीरियल कार्बन के बारे में लिखेंगे ना, पहले स्टार लगाओ। चलो पहले लिखो, वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह भिन्न भिन्न हों, वह कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह भिन्न भिन्न हों कीरियल कार्बन कहलाता है। कीरियल कार्बन कहलाता है। ठीक है, चाहे तो ब्लैक बोर्ड पर दो एग्जांपल बन रहे हैं, इनमें जिन पे स्टार लग रहे हैं वे कार्बन कौन है? बगल में लिख लेना, भले ऐसे स्टार बना करके बराबर कीरियल कार्बन। समझ जाओगे ये बात है? जिन पे स्टार लग रहा हो वे कीरियल कार्बन है। अरे गधे, सही है ना? ठीक है, अब अगला स्टार लगा के लिखो। अगला स्टार लगाओ और लिखो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कीरियल कार्बन है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कीरियल कार्बन है कितना कीरियल कार्बन है? एक, तो वह कार्बनिक यौगिक, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कीरियल कार्बन है तो वह कार्बनिक यौगिक
प्रकाशिक सक्रिय होता है, अर्थात तो वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। क्लियर? अगला स्टार देखो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो कीरियल कार्बन है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कीरियल कार्बन है? दो कीरियल कार्बन है, कॉमा सममित तल नहीं है, उसमें रिस्क है, सुनो ना, जिसमें दो कीरियल कार्बन है उसमें क्या हो सकती है? सममित तल। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो कीरियल कार्बन है, कॉमा सममित तल नहीं है, तो वह कार्बनिक यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय होता है, तो वह कार्बनिक यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय होता है। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। हमेशा ही प्रकाश ऐसा क्लियर रहेगा, हर कंडीशन में प्रकाश ऐसा। हाँ, आगे देखो, जब ध्यान से समझना, अब पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब व विपरीत समावयव। ध्यान से देख लो, समझना, ये इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इस टॉपिक में से। प्रतिबिंब व विपरीत समावयव मतलब मैं कहूँ अब तक पढ़ाओ तो कचरा ज्यादा है, और जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी वो ये टॉपिक रहेगा, प्रतिबिंब व विपरीत समावयव। पहले अगर ध्यान देना, पहले समझ लो पूरे को, ठीक से लिखना। देखो, कोई कार्बनिक यौगिक तुम्हें दिया, उसके कितने प्रकाशिक समावयव होंगे? एक क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में, है ना? जैसे अपन पढ़ते थे, जैसे मैंने अभी तुमसे पूछूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके कितने ज्यामितीय समावयव होंगे? तो तुरंत कहोगे दो, एक समकक्ष और एक विपरीत। तो अब बात आएगी ऐसे प्रकाशिक समावयव के बारे में तो पूछ सकता है कि कोई कार्बनिक यौगिक तुम्हारे सामने है और पूछे कि इसके कितने प्रकाशिक समावयव होंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला सामने लेना, 2 की पावर n है कीरियल कार्बनों की संख्या। भाई जिसमें कीरियल कार्बन होगा वही प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है। एक तरह से यही सब निष्कर्ष निकला। प्रकाशिक समावयवता के लिए कंडीशन बन गई, कार्बनिक यौगिक में कीरियल कार्बन होना चाहिए, कम से कम एक कीरियल कार्बन होना चाहिए, और एक से अधिक कीरियल कार्बन है तो सममिति का तत्व नहीं होना चाहिए। अगर अपने दिमाग से देखें अपन, तो ज्यामितीय समावयवता के लिए क्या कंडीशन थी? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, और प्रतिबंधित घूर्णन वाले बंध से जुड़े दोनों परमाणु अलग अलग चीज, प्रतिबंधित घूर्णन वाले बंध से जुड़े परमाणु से भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए। अब मैं ऐसे पूछूं तो मैं प्रकाशिक समावयवता क्या शर्त है? कार्बनिक यौगिक में कम से कम यही लिखोगे, कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक कीरियल कार्बन होना चाहिए, और यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक कीरियल कार्बन है तो सममिति का तत्व नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन बनी, दिमाग पे सोचा तो ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको प्रकाशिक समावयवों की संख्या निकालनी है, कोई कार्बनिक यौगिक के कितने प्रकाशिक समावयव हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। बात आई हमें n का है, n है कीरियल कार्बनों की संख्या। अब तुम समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने कार्बनिक यौगिक दिया तुमको CH3 CH OH C डबल OH, इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है?
ये तो कार्बनिक यौगिक है और आप पेपर में कहे कि इसके बताओ कितने प्रकाशिक समावयव बनेंगे, तो इसमें कीरियल कार्बन एक ही है ना भाई। कार्बन तो 3 है, ये कार्बन कीरियल नहीं है, इसे चारों समूह अलग अलग नहीं है, ये कार्बन कीरियल नहीं है क्योंकि इसका संख्या sp2 है। बुद्धि लगा लेना, इस कार्बन से 4 अलग समूह 5 जुड़ रहे, 3 समूह जुड़ रहे ना, तो ये भी कीरियल कार्बन नहीं है। तो इसमें कीरियल कार्बन बचा कौन सा, ये। अब इसमें एक कीरियल कार्बन है, तो इसके प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी आएगी, 2। n का मान 1 हो गया, 2 आएगी। COOH H नाम बिल्कुल सिंपल, CH3H कहाँ बना मैंने दोबारा इधर तो CH3 कार्बन ने सबन ने ये भी देखा था, समझ गए। प्रकाशिक समावयव बना हुआ तो कार्बन ने सबन ने कहा कर दिए। जो कार्बन नंबर 1 है वो ऊपर ऊपर जाएगा। अरे हम नंबरिंग करूंगा तो ये कार्बन तो नंबरिंग वेट की ना आएगी। COOH को प्रायोरिटी नहीं देगा क्या, तो कार्बन नंबर 1 ऊपर ही ऊपर, समझ लो। ऐसे जमा देने कीरियल कार्बन के दोनों ओर जोड़ दे, कैसे ये तो ऐसा बन जाएगा, ये दर्पण लगा के समझिए ना, 2 बनेंगे। अरे अगर 2 होंगे, एक ही और एक ही, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे क्योंकि इनकी वास्तु संरचना नहीं है। वास्तु संरचना तो ऐसी होती है ना, एक दूसरे पर ये क्या भी नहीं होंगे, अध्यारोपित। इसी ऐसे दर्पण झुको होता हो, समझ रहे ना। वास्तविकता तो यह है कि एक दूसरे पर क्या भी नहीं होंगे, अध्यारोपित भी नहीं होंगे। क्लियर। तो अपन लोग सिंपल बात ही समझ रहे हैं कि 2 की पावर n या फॉर्मूला पकड़ लो। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मैंने ये दिया, चलो दूसरा बना दूं, कोई सा भी मैंने बना दिया CH3C, यहाँ Cl जोड़ दूं, यहाँ L जोड़ दूं और यहाँ CH जोड़ दूं, सही है। अगर कीरियल कार्बन है ना, ये 2 बनाने पड़े तो हम कैसे बना लो, CH तो चालू करेगा, एक तरफ H एक तरफ Cl, दूसरा बना दीजिए, हम Cl इधर को H इधर, भाई 2 ही बनेंगे ना आके। अरे कोई दिक्कत है क्या, एक बात तो अपन याद तो बाद में समझेंगे, हेडिंग ना पहले प्रतिबिंब में विभिन्न समावयव। ठीक है, हटा दिया प्रतिबिंब में विभिन्न समावयव। इसमें लिखो, इसी कार्बनिक यौगिक के प्रकाशिक समावयवों की संख्या, किसी कार्बनिक यौगिक के प्रकाशिक समावयवों की संख्या 2 की पावर n, 2 की पावर n से ज्ञात कर सकते हैं। 2 की पावर n ना लिखो जा रहा है आपका 2 किसी कार्बनिक यौगिक के प्रकाशिक समावयवों की संख्या 2 की पावर n सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ले भाई कितनी कठिन लाइन बोली है, ध्यान रहे। अरे 2 की पावर n से ज्ञात कर सकते हैं, नीचे लिख लो n यहाँ कीरियल कार्बनों की संख्या है, n यहाँ कीरियल कार्बनों की संख्या है। यही मैं चल रहा हूँ टॉपिक हो। अब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा ना, एग्जांपल नंबर 1, सही है। एग्जांपल नंबर 1 देख, मैं वैसे बना रहा हूँ, कोई समझावे काजे
मैंने बनाया CH3 CH NH2 और COOH। देखो यहाँ के का बनाने हैं प्रकाशिक समाव्य बना ले वो। यहाँ में कीरियल कार्बन कितने हैं? एक ही है ना, दो है। यहाँ में है कीरियल कार्बन, ये है का, तो जाके दो बनेंगे, बना सके। ऊपर कौन लिखूं? नंबरिंग यहीं से करेगा। फिर कौन? कीरियल कार्बन। फिर कौन? कार्बन से दो समूह एक में ऐसे शक्ति पड़ता है, एक में कुछ बन जाएगा और एक और होने होगा। सही है? दोनों का है एक दूसरे के प्रकाशिक समाव्य। तो यहाँ से दो प्रकाशिक समाव्य होंगे, एक ही और एक ई। क्लियर? एक क्लॉकवाइज घुमाएगा कोई सा भी और एक इधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बाप को हमको ना पते, गले लड़का कहते हैं क्लॉकवाइज घुमाएगा, बाप को क्या पते? ठीक है? एक उपकरण आता है ध्रुवण मापी पोलरियोमीटर, वहां की सहायता से पता लगे कि कौन सा कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश का तल किधर घुमा रहा हो। अपन को वैसे नहीं तुक्का मारनी है, कहीं वैसे लिखा ही है स्मॉल डी या प्लस समाव्य, उसे आगे पूछ बन गया बन गया स्मॉल एन या माइनस समाव्य। बोला तुक्का पते कि कौन सा स्मॉल डी वाला और कौन सा, आपको पता ही है ना। एक स्मॉल डी जो क्लॉकवाइज घुमाएगा, अपन को वैसे तुक्का नहीं लगाने, या लिखा वैसे स्मॉल डी और यह है स्मॉल एन, तो यह हमारा कैसे नहीं है, यह नोट कर रहा है। फॉर्मूला लगा लिया होगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब दो समाव्य। अरे सही है ना? अरे यार कार्बनिक यौगिक के दो समाव्य बनेंगे ना। हाँ कन्फर्म। जो प्रकाशिक सक्रिय है, जो समतल प्रकाश के तल को घुमाता है, वो प्रकाशिक समाव्य है। थोड़ा सुंदर है, कंफ्यूजन की बात है। रुक जा, कोई कारण देख ले, इंपॉर्टेंट बात तो इनकी नहीं। प्रकाशिक सक्रिय जो होगा वही प्रकाशिक समाव्य होगा। जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है उसकी काउंट प्रकाशिक समाव्य में नहीं होगी। समतल ध्रुव प्रकाश का तले ना घुमाएगा वो, तो जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। अरे कोई कार्बनिक यौगिक है, मान ले यहाँ पे दो बन रहे होते हैं, दोनों में से मान ले ये मान ले, वैसे तो ऐसा होगा ना, दो में से एक ऐसा हो तो, दो में कोई सममिति का तत्व हो तो मान भी पाएगा, तो फिर वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता ना, तो फिर प्रकाशिक समाव्य की संख्या कितनी रह जाती? एक ही। जो प्रकाशिक सक्रिय है वही प्रकाशिक समाव्य में काउंट होगा। जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है वो प्रकाशिक समाव्य में काउंट नहीं होगा। बड़ी खतरनाक बात बोली मैंने, कहीं के एक आध के समझ में बैठ सके ही बात। बोल जल्दी बोल। COH कार्बन का COH ऊपर का है COH कार्बन COH नीचे। हाँ, ऊपर वाले कार्बन की राइट साइड को OH, लेफ्ट साइड में H। क्या जाएंगे यार, बात ऐसे एग्जाम्पल है, थोड़ा समझ वाला लिख लियो नहीं, जल्दी लिख जल्दी। हाँ भाई, अब मैं सेकंड एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ।
बात हमने छोड़ दी और समझ में नहीं आएगा। अब देख इधर, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सका जिसमें एक कीरेल कार्बन हो, ऐसा कोई एक कार्बन कभी तुम्हें दे देगा और कहेगा कि इसके क्या बना, प्रकाशिक समावेश। एक कीरेल कार्बन होगा, वहां के दो प्रकाशिक समावेश बनेंगे, बना दीजिए, दो बनेंगे, बना देना, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें कीरेल कार्बन कितने हो, दो। देखो इधर, मैं ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यार ढंग से समझ लेना, क्योंकि इसके आने के चांस ज्यादा रहेंगे, एक वाले के कम, जिसमें कीरेल कार्बन कितने हो, दो, ऐसे भी चांस ज्यादा रहेंगे। मैंने आपको कहा कभी दिया ये CH3 CCl CH Cl और COOH, ठीक है। इस टाइप में नाम भी देता हूँ, क्योंकि पेपर में संरचना ना देकर के केवल आईयूपीएसी नाम भी तो दे सकता है। कितने कार्बन की श्रृंखला, 4 की नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापित दिखते होंगे 2 3 डाई क्लोरो, पहले प्रतिस्थापित बी, फिर क्या लिखते हैं L, कितने कार्बन है, क्या आएगा, फिर एडिनाइन, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु एकल बनता है, और अंत में बर्नौलिक अम्ल, बंद करना आवश्यक नहीं है। तो ये है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल, और या फिर क्या बनने वाले, तो इससे प्रकार से समान, या के प्रकाशिक समावेश बनवा सकता है ना। देखा जाए इसमें आपको दिख रहे होंगे 2 कार्बन कीरेल है, ये कार्बन तो कीरेल है ही नहीं, इससे 4 अलग समूह नहीं जुड़ रहे, ये कार्बन कीरेल है, इससे 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, एक CH3 है, एक Cl है, एक H है और एक E है। तो इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो कीरेल कार्बन है, तो इसके प्रकाशिक समावेश की संख्या निकाल लेगा 2 की पावर 2। अरे 4 ही बनेंगे ना, हमारा फॉर्मूला बताया था प्रकाशिक समावेश निकालने की, 2 की पावर n है, कीरेल कार्बन की संख्या 2 लगेगा, 4 रहेंगे, इसलिए 4 प्रकाशिक समावेश बनेंगे। अब 4 बनाने देंगे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। वही सबसे ऊपर COOH आएगा। अरे मैंने कही है कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, या के शीर्ष पर कार्बन नंबर 1 आएगा, सही है, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर कार्बन आएंगे और शीर्ष पर कार्बन नंबर 1 आएगा। फिर कौन आएगा, Cl, फिर कौन आएगा, Cl, और नीचे ये क्या मर्जी से बना ले, कोई से भी बना लियो, एक ही बन लो। यहाँ में 2 कीरेल कार्बन आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, एक ई और एक यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, एक क्लॉकवाइज वाला और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला। COOH CL दो बन गए। अब एक काम करो, तीसरा बनावे का है, चाहे तो यार घुमा दो चाहे यार घुमा दो, कोई से नहीं घुमा दो, नीचे के ना घुमा देते हैं, H इधर कर दो, Cl इधर कर दो, चाहे ऊपर वाले में कर दो, चलो नीचे वाले में कर देंगे, COOH CL H ये सबसे अलग है कि ना, और एक याद तुम करते हैं COOH CH CL अब कोई 500 खोज कर सके, 500 बना करके लड़का सोच रहा हूँ बना बताऊँ सामने, देखो कोशिश कर रहे खा जा रहा हूँ, लड़का कह रहा है समझ में पढ़ रहे ध्यान ना, जबकि पता हो हमें तो क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी तरह से। क्या मैं 2 ही तो टॉपिक तो छोड़े हैं, एग्जाम क्यों है प्रकाश है चैप्टर में थे, अरे 2 ही टॉपिक तो बचे हैं, ज्यामिति सरल है और प्रकाशिक में तो यहाँ थे आने की संभावना रहेगी क्वेश्चन, जो आराम से मौज चल रही है अभी तक। देखो इधर
अगर दूसरा ऐसे बनाता हूँ साहब, देखो ये दोनों तो बनाई गई। अब तो हम कितनी वेरिएशन कर ले, चलो साहब मैं इसमें एच इधर कर दूं और सी एल इधर कर दूं, ये तो बनेगा। कोई मिला के इन चार के अलावा नहीं खोज नहीं हो सकती, तो कितने बनेंगे टोटल लेके 4। क्लियर। अब एक बात और सुनिए आपने, अपना टॉपिक था प्रतिबिंब या विपरीत समावयव, जिनकी कोई बात ही नहीं थी अब तक अपन ने ना करेंगे, अब उनकी बात चालू हो जाएगी। ठीक है, देखो इधर ढंग से सुनिए और समझिए। पहले तो एक बात कहूं, ये दोनों है एरिथ्रोरूट, बात आएंगी कठिन कठिन समझ लेना। और ये दोनों है रियोरूट, रियोरूट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, 4 में ये थर्ड, और ये कौन सा है 4। तो इसके 4 बने, ये तो हमने बना लिए। कैसे बनाए, एक तो सिंपल बना लिया, एक उसका दर्पण प्रतिबिंब, फिर ये HCl पार्ट का, फिर 2 बना लिए। सही है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रोरूप और थ्रियोरूप क्या है, वे प्रकाशिक समावयव, ये सब प्रकाशिक समावयव है। सही है ना। ये सभी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घुमाएंगे, प्रकाशिक सक्रिय भी हैं, सभी प्रकाशिक सक्रिय हैं क्योंकि इनमें कोई सममित अक्ष नहीं है। थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था मैंने, जिस कार्बनिक यौगिक में 2 कीरियल कार्बन हो और सममित तल नहीं हो, इनमें कोई से भी सममित तल नहीं है, ये चारों ही प्रकाशिक सक्रिय है। सममित तल था इनमें, ये चारों प्रकाशिक सक्रिय हैं, चारों ही प्रकाशिक समावयव है। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो पूछ रहा था, मैंने कही थी प्रकाशिक समावयव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकाशिक समावयव है। बात हमने समझा मेरी ने। अब बात आगे करता हूं, एरिथ्रोरूप की बात चल रही थी। इनमें कीरियल कार्बन पर जुड़े समान समूह समान तरफ है कि ना। 2 कीरियल कार्बन है, इन पर समान समूह समान तरफ जुड़ रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही है, ये एरिथ्रोरूप है। मतलब वे प्रकाशिक समावयव जिनमें कीरियल कार्बनों पर जुड़े समान समूह समान तरफ हैं, वे तो एरिथ्रोरूप। और वे प्रकाशिक समावयव जिनमें कीरियल कार्बनों पर जुड़े, कीरियल कार्बन लिखिए, समान समूह विपरीत तरफ हों, जैसे Cl धरतु व Cl धरतु, या को H धरतु या को H धरतु, ऐसे ही यहाँ हो रहा ना हो रहा। ये दोनों कौन है, थ्रियोरूप। तो एरिथ्रोरूप क्या है, वे प्रकाशिक समावयव जिनमें कीरियल कार्बनों पर जुड़े समान समूह समान तरफ हैं, वे तो एरिथ्रोरूप। और जिनमें समान समूह विपरीत तरफ हों कीरियल कार्बनों पर, वे थ्रियोरूप। अब भी बात उनकी नहीं आई, प्रतिबिंब और विपरीत समावयव। प्रतिबिंब समावयव वे प्रकाशिक समावयव होते हैं, मतलब ये प्रकाशिक समावयव का प्रकार है। प्रतिबिंब समावयव वे प्रकाशिक समावयव होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ। ये चारों ही प्रकाशिक समावयव हैं, पर इनमें फर्स्ट व सेकंड प्रतिबिंब समावयव है, थर्ड और फोर्थ भी प्रतिबिंब समावयव। और वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, वे विपरीत समावयव हैं। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। अरे फर्स्ट और थर्ड जो है ये क्या एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या, तो ये विपरीत समावयव है। तो एक तरह से प्रकाशिक समावयव भी 2 तरह के हो गए ना, प्रतिबिंब और विपरीत। वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट व सेकंड, ये तो कौन से हैं, प्रतिबिंब समावयव। सही है। थर्ड व फोर्थ, ये भी कौन से हैं, प्रतिबिंब समावयव। सही है। और बाकी और के बीच में जो रिलेशन है वो विपरीत समावयव में सब, चाहे वो फर्स्ट और थर्ड हो, फर्स्ट और थर्ड कौन सा होगा, विपरीत।
क्योंकि एक दूसरे के दर्पण करते हुए तो नहीं है। फर्स्ट में फोर्थ समझ लो मेरी बात है, विपरीत समावयव। सेकंड में थर्ड विपरीत समावयव, समझ लो। और सेकंड में फोर्थ, ये भी क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये आपस में प्रतिबिंब समावयव है। बाकी और सभी आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, सही है का? अरे समझ रहे हो का? तो बहुत सारी बात बताई मैंने, दिखाऊंगा कैसे। एक काम करो, एग्जाम्पल करो, रुक लो पहले। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कुछ लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर पूरी नोट कर लो, नीचे लिखा जल्दी बिना बोले। ये घटना तो बोल दो, क्या बोलती?
हाँ भाई, अब इसमें मैंने कई चीज बताई, इलेक्ट्रो रूप, रियो रूप है ना, इनके बारे में लिख लेते हैं। कंट्रोल करो बराबर। अरे लिख लियो तो मेरी सुन ले एक बार हो। एक तो इलेक्ट्रो रूप बताए थे कि मैंने, तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल चुप हो गए। इलेक्ट्रो रूप में मैंने ये कहा था, वे प्रकाशिक समावेश जिनमें कीरेल कार्बनों से जुड़े समान समूह समान तरफ क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रो रूप। और वे प्रकाशिक समावेश जिनमें कीरेल कार्बनों से जुड़े समान समूह विपरीत तरफ हैं, वे रियो रूप। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद मैंने प्रतिबिंब समावेश बताए थे क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था वे प्रकाशिक समावेश जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे तो कहलाते हैं प्रतिबिंब समावेश। और वे प्रकाशिक समावेश जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, तो 4 डेफिनेशन लिख लेते हैं नीचे। डाल दो पहले इलेक्ट्रो रूप, नीचे यही नहीं, इलेक्ट्रो रूप। अब इलेक्ट्रो हो इलेक्ट्रो रूप डाल दिया। देखो यहाँ में लगाओ, वे प्रकाशिक समावयव जिनमें वे प्रकाशिक समावयव जिनमें वे प्रकाशिक समावयव जिनमें कीरेल कार्बनों से जुड़े कीरेल कार्बनों से जुड़े कीरेल कार्बनों से जुड़े समान समूह समान तरफ हों, समान समूह समान तरफ हों, कॉमा इलेक्ट्रो रूप कहलाते हैं। इलेक्ट्रो रूप कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अगली डालो हेडिंग, रियो रूप। रियो रूप देखो, इसमें रियो रूप डाल दियो। लगाओ, वे प्रकाशिक समावयव जिनमें कीरेल कार्बनों से जुड़े समान समूह विपरीत तरफ हों। समान समूह विपरीत तरफ कॉमला रियो रूप कहलाते हैं। रियो रूप कहलाते हैं। चलिए अगले हेडिंग डाल दो, प्रतिबिंब समावयव। प्रतिबिंब समावयव देखो हमें, वे प्रकाशिक समावयव प्रतिबिंब समावयव में लिखो, वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के
दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, विवरण समावयव। विवरण समावयव देखिए हमें वे प्रकाशिक समावयव, वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरण समावयव कहलाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरण समावयव कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल नंबर एक और देता हूँ। दो एग्जाम्पल तो हो गए ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो सर। ठीक है, बात कर रहा है ना, बात मत करो। यहाँ सी डबल है, ठीक है, यहाँ दोनों के OH, ठीक है, ये दिख रहा होगा। हाँ ठीक है ना, इसको बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। IUPAC नाम है इनके, नाम है सामान्य नाम टार्टरिक अम्ल। और या के तुमसे क्या बनवा सकता है, टार्टरिक अम्ल को फॉर्मूला देख लो, COOH CHOH CHOH COOH। ठीक है, तो पेपर में आ सकते हैं टार्टरिक अम्ल के तुमसे क्या बनवा सकता है, प्रकाशिक समावयव। तो यहाँ के प्रकाशिक समावयव फॉर्मूला से ऐसा लग रहा है कितने आएंगे, 2 कीरियल कार्बन है हमें, यार मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, कितने आएंगे, फॉर्मूला पे क्या लगा हुआ है, 4। फॉर्मूला ये 2 पावर n। बात मत करें, समझ ले, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, पूरे चांस रहेंगे पेपर में आने के आगे टार्टरिक अम्ल वाले के। अच्छा, इसके बनाते हैं हम, ऊपर COOH आएगा, नीचे COOH आएगा, अरे ना आएगा ऊपर, यहाँ Cl किसके का आएंगे, एक बन गया, एक इसका दर्पण प्रतिबिंब, कितने बन जाएंगे, 2। यहाँ OH, यहाँ OH, नीचे CH3 की जगह पर एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गए। अब इनको घुमा दे नीचे वाले H और OH को। ठीक है, इधर H, इधर से कौन आएगा, OH, ऊपर वाले H वाला, यहाँ OH आएगा, नीचे कौन आएगा, COOH। बात में मत लगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और एक इसका दर्पण प्रतिबिंब, इधर को H, यहाँ Cl के कौन आएगा, OH। सही है, यहाँ कौन आएगा, OH, यहाँ नीचे कौन आएगा, बाकी ये इलेक्ट्रॉन रूप और क्रिया रूप सही लिखे। इसमें दोनों कीरियल कार्बन से जुड़े समान संबंध दोनों में एक तरफ है ना, अरे इसमें दोनों OH इधर है, इसमें दोनों OH एक ही तरफ है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रूप है, ये दोनों कौन से, क्रिया रूप। आगे समझ ले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रूप दिख रहे हैं, इनमें सममित तल है, दिख रहा हो, सममित तल है कि ना है, ऐसा तल है कि नहीं है जो इसे ऐसे 2 समान भागों में बांट दे
जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, क्या सम्मित तल ने दर्पण मानकर देख, ये ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है? इनमें सम्मित तल नहीं है। दर्पण यहाँ मान ले सम्मित तल मान तू है, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थोड़ी होंगे फिर, इन दोनों में सम्मित तल नहीं है। समझ रहे हो? सम्मित तल केवल इन दोनों में है। सम्मित तल वह तल होता है जो कार्बनिक द्रव्य को ऐसे दो समान भागों में बांट देता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब थोड़ी है एक दूसरे के ऊपर नीचे वाले, यहाँ पर सम्मित तल नहीं है, इन दोनों में ही है सम्मित तल। हाँ, मैं मेरी बात है दोबारा सुन ले। देखो मैंने अभी एक कारण और बताया, अपन कह सकते हैं कि जो मेसोटार्ट्रिक अम्ल है इसमें सम्मित तल के ऊपर व नीचे वाला भाग, सम्मित तल के मेसोटार्ट्रिक अम्ल दोनों ही है, सम्मित तल के ऊपर व नीचे वाला भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णित करता है। इसी वजह से मेसोटार्ट्रिक अम्ल जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता नहीं है, इसलिए प्रकाशिक कैसा होता है? सक्रिय नहीं होता है। बात कौन बढ़ा दिया? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, मेसोटार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है क्यों? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्योंकि इसमें सम्मित तल होता है। अब बात को और डिटेल में समझा सकते हैं कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल में सम्मित तल उपस्थित होता है, सम्मित तल के ऊपर और नीचे वाला भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णित करता है, मतलब ऊपर वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को मेसोटार्ट्रिक अम्ल घूर्णित नहीं करता, अतः यह प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। क्लियर बात? अच्छा, इस घटना को बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। कौन सी घटना? कि आधा कार्बनिक यौगिक का आधा भाग तो क्लॉकवाइज घुमाए, आंतरिक प्रतिकार हो गया ये। मतलब ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब मेसोटार्ट्रिक अम्ल के अंदर विरोध चल रहा है, आधा क्लॉकवाइज घुमा रहा है और आधा एंटी। इसको क्या बोलेंगे हम? आंतरिक प्रतिकार। तो हम इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है क्योंकि इसमें सम्मित तल उपस्थित होने की वजह से आंतरिक प्रतिकार होता है, मतलब आधा भाग क्लॉकवाइज घुमाता है और आधा एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी खतरनाक बात आ रही है, समझने की कोशिश करेगा तो बढ़िया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 डाल के समझना बना ले चारों में। पहले बनाओ फिर आगे मैं लिखाऊंगा यहाँ में। बोले ना जल्दी जल्दी करो। अरे ये टार्ट्रिक अम्ल है ऊपर वाला है ना, और यहाँ के 4 बने, 4 होंगे, पर 4 में तो 2 कैसे होंगे? मेसोटार्ट्रिक अम्ल। दोनों क्या बोलते हैं? मेसोटार्ट्रिक। ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं, ये प्रकाशिक समावेशी नहीं होते हैं,
ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, है ना। वो भले ही आप 4-5 स्टार लगा लीजिए काइट्रिक अम्ल वाले पर। हाँ भाई, अब मैं हमें बात मत करें, मेरे शब्द में सुन लो, फायदा रहेगा। मैं हमें नीचे लिखा सकता हूँ, पहले सुनो एक बार क्या लिखाने वाला हूँ कि जो टार्टरिक अम्ल होता है इसके प्रकाशित समावेशियों की संख्या केवल 2 होती है। प्रकाशित समावेश संख्या केवल कितनी होती है? 2। आगे देखेंगे, पहले सुनो कि जो एरिथ्रो रूप होते हैं टार्टरिक अम्ल के, एरिथ्रो रूप दिख रहे हैं आपको, ये प्रकाशित समावेश नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या नहीं है? प्रकाशित समावेश, क्योंकि इनमें सममित तल उपस्थित होती है। क्या होती है? सममित तल। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, सममित तल के ऊपर व नीचे वाला भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घूर्णित करता है, घुमाता है। सही है, सही है। अंत में लिखेंगे, अतः आंतरिक प्रतिकार के कारण, या आंतरिक प्रतिकार बोलेंगे, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे के विपरीत घुमाने। अतः आंतरिक प्रतिकार के कारण वीजो टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप, एक ही बात है, प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, प्रकाशिक समावेश नहीं है। सही है ना? तो लिखो, चलेगा। टार्टरिक अम्ल के प्रकाशिक समावेशियों की संख्या केवल 2 होती है। प्रकाशिक समावयवों की संख्या केवल 2 होती है। प्रकाशिक समावयवों की संख्या केवल 2 होती है। ठीक है, इसके प्रकाशिक समावयव केवल कितने होंगे? 2। आगे लिखो, देखो टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप, टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप सममित तल होने के कारण प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, आगे लिखो, इनमें सममित तल के ऊपर व नीचे वाला भाग, सममित तल के ऊपर व नीचे वाला भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घूर्णित करते हैं। एक दूसरे के विपरीत घूर्णित करते हैं। अतः इनमें आंतरिक प्रतिकार होता है। अतः इनमें आंतरिक प्रतिकार होता है, जिसके कारण ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं, जिसके कारण
ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ जाए। अगला टॉपिक है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। हाँ, तो ये केवल ये वाले हाँ, अगले हेडिंग डाल दो फिशर प्रक्षेपण सूत्र। मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिशर प्रक्षेपण सूत्र है ना आपकी बुक में, बैच टेस्ट फॉर्मूला नाम। ठीक है, फालतू का नहीं पड़े, बैच टेस्ट फॉर्मूला नहीं है, केवल है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। समझो मेरी बात है? डाल लो फिशर प्रक्षेपण सूत्र। देखो यार, ओ यार समझ हमारा बात लग जाए। देखो इधर, देखो प्रकाशिक समावयव जो होते हैं, इनकी वास्तविक संरचना को कागज के तल पर बनाना संभव नहीं है। प्रकाशिक समावयव की वास्तविक संरचना को नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी संरचना होती है त्रिविमीय, त्रिविमीय संरचना होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बात को समझ में समझ, जैसे ये है CH3 C है ना, HOH और COOH। अब इस कार्बन का संकरण sp3 होने की वजह से ये कौन 109 के आसपास है। ये वास्तविक संरचना थोड़ी बन रही है कागज पर। इसमें बंद कोण कितने दर्शाए गए हैं? 99। ये 109 के लिए 90 बना दिया। वास्तविक संरचना कैसे दर्शा सकते हैं भाई? क्योंकि ये त्रिविमीय संरचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकाशिक समावयवों की वास्तविक संरचना को कागज के तल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सही है? अगली बात सुनो, फिशर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाशिक समावयवों की संरचना को कागज के तल पर सरल रूप से प्रदर्शित किया। यह सरल रूप फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहलाता है। जो भी अपन बना रहे हैं ना, ये बन रही है ना, ये सब फिशर ने सिखाई है, ऐसे बनाओ। तो नियम ना बता दो, COOH ऊपर रखना है, कार्बन नंबर ये है, या रेखा तो बदल रेखा पे कार्बन आने चाहिए। ये कौन ने सिखाए हैं? सब फिशर ने। और अपन उनको वही नियम को तो पालन कर रहे हैं ना, बना रहे। जब ऊर्ध्वाधर रेखा पे अपन कार्बन नहीं लेके आ रहे, अरे ना ला रेखा, तो ये सब किसने सिखाया है? ऐसा बनाने का तरीका किसने दिया है? फिशर ने। और अपन ने जितनी भी संरचना बनाई अभी थोड़ी देर पहले प्रकाशिक समावयव की बनाई ना, एरिथ्रो रूप, थ्रियो रूप, ये सब फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। वास्तविकता तो ये है, अपन ने इतनी सारी संरचना बनाई अभी थोड़ी देर पहले टार्टरिक अम्ल के 4 संरचना बनाई अपन ने, नीचे बन रही थी 2 मीजो वाले, है ना। ये सब कौन सी संरचना में बन रहे थे? फिशर प्रक्षेपण सूत्र में बन रहे थे। ठीक है, तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या काम आता है? प्रकाशिक समावयवियों की संरचना को सरल रूप से दर्शाने के काम आता है। ठीक है, लिखो चलो। देखो, प्रकाशिक समावयवों की वास्तविक संरचना को कागज के तल पर दर्शाना संभव नहीं है। वास्तविक संरचना को कागज के तल पर दर्शाना संभव नहीं है। कागज के तल पर दर्शाना संभव नहीं है। आगे लिखो, फिशर नामक वैज्ञानिक ने
फिशर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाशिक समावयवों की संरचना को फिशर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाशिक समावयवों की संरचना को सरल तरीके से कागज के तल पर प्रदर्शित किया। सरल तरीके से कागज के तल पर प्रदर्शित किया। ठीक है, आगे लिखो। फिशर द्वारा दर्शाई गई ये संरचनाएं, फिशर द्वारा दर्शाई गई ये संरचनाएं फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहलाती हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहलाती हैं। आगे लिखो। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। प्रमुख बिंदु निम्न हैं। देखो इधर वो बिंदु कौन कौन से हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के प्रमुख बिंदु देखो। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में दो रेखा काम में लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में दो रेखाएं होंगी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ठीक है, पहला बिंदु तो ये होगा जहां पर ये कटान होता है दोनों रेखाओं का। कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु पर कार्बन होता है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु पर क्या होता है? कीरेल कार्बन। क्या होगा? कीरेल कार्बन होता है। क्लियर? और यह बिंदु है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु कीरेल केंद्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ कीरेल कार्बन होता है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? कीरेल केंद्र। दो बार कही मैंने अब तक। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में दो रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु पर कीरेल कार्बन होता है और यह बिंदु कीरेल केंद्र कहलाता है। तीसरी बात, ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर C1 कार्बन रखा जाता है। C1 कार्बन समझ लो, पहला नंबर का कार्बन। नंबरिंग करते हैं, जिस कार्बन को नंबर 1 देते हैं ना, वो कार्बन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर कार्बन परमाणु आते हैं, कार्बन ही तो आएंगे। ठीक है, और शीर्ष पर कार्बन नंबर 1 C1 कार्बन रखा जाता है। इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, अच्छा। कीरेल कार्बन के दोनों ओर या दाईं और बाईं तरफ कीरेल कार्बन से जुड़े दोनों समूहों को दर्शाया जाएगा। सही है? अच्छा, क्षैतिज रेखा पर उपस्थित ये दोनों समूह प्रेक्षक की ओर होते हैं वास्तविकता में। मतलब ये दोनों किधर की ओर होते हैं? बाहर की ओर, प्रेक्षक की ओर, देखने वाले की ओर। और ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित ये दोनों समूह प्रेक्षक से दूर कागज के तल के अंदर की ओर होते हैं। जब भी तो 109 पे कौन आएंगे? ये तो 90 के रह जाएंगे ना। तो ये दोनों तो हैं किधर की ओर? प्रेक्षक की ओर। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों समूह किधर की ओर है? अंदर की ओर। समझ गए? तो ये सब बात लिखनी है, हम तो कठिन बात ना लिखो बताना। नंबर 1 डालो। क्या लिखा है? नंबर 1 डालो। देखो, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में एक ऊर्ध्वाधर रेखा
एक ऊर्ध्वाधर रेखा व एक क्षैतिज रेखा होती है। वह एक क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है। नंबर 2 लिखो, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर कीरेल कार्बन होता है। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर कीरेल कार्बन होता है। ठीक है, आगे लिख लो। कीरेल कार्बन युक्त यह केंद्र कीरेल केंद्र कहलाता है। कीरेल कार्बन युक्त यह केंद्र कीरेल केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना लो, ऊर्ध्वाधर रेखा पर, नंबर 3 जो भी आए, ऊर्ध्वाधर रेखा पर कार्बन परमाणुओं को दर्शाया जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा पर कार्बन परमाणुओं को दर्शाया जाता है। यही में लिख लो आगे। C1 कार्बन को, C1 मतलब समझ गए, पहले नंबर के कार्बन को, C1 कार्बन को ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर रखा जाता है। C1 कार्बन को ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर रखा जाता है, मतलब पहला नंबर का कार्बन ऊपर आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट बना लो, अगला नंबर जो भी है देखो, क्षैतिज रेखा, ऐसे लिखो, कीरेल कार्बन के दाईं व बाईं ओर, कीरेल कार्बन के दाईं व बाईं ओर क्षैतिज रेखा पर, दाईं व बाईं ओर क्षैतिज रेखा पर कीरेल कार्बन से जुड़े दोनों समूह लिखे जाते हैं। कीरेल कार्बन से जुड़े दोनों समूह लिखे जाते हैं। अगला नंबर देख लो, क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह, क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह प्रेक्षक की ओर, प्रेक्षक मतलब देखने वाले की ओर, प्रेक्षक की ओर व क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह प्रेक्षक की ओर व ऊर्ध्वाधर रेखा पर, ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों समूह, ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों समूह प्रेक्षक से दूर, प्रेक्षक से दूर कागज के तल के अंदर की ओर होते हैं। प्रेक्षक से दूर कागज के तल के अंदर की ओर होते हैं।